A very warm and happy morning to all of you. This is your Sandhya ma'am back with the poem The Raven and the Fox. I hope you all are ready with your books and notebooks. Okay, so without wasting our time, let's move to the lesson, to the poem The Raven and the Fox. We had completed, till now we have completed the hard words, the word meaning, the question answers and the book activities. Now we are left out with the last topic of this poem, and that is personification. What is the last topic? The last topic is personification. It is given in page number 25 of your book. It's given in page number 25. The down portion is given personification. So we will be today seeing what is personification. Okay. So come. It's written in this highlighted portion. It is given what is personification. When animals or birds and non-living things behave like human beings in a story or poem, it is known as personification. Means that when any of the animals or non-living things, their behavior they give a behavior like human beings, then it is known as personification. Like in the before chapter, in the rabbit chapter, you have seen that rabbit is wearing dress, he is talking. How is it possible? How can a rabbit dress up like human beings? How can a rabbit talk? It's not possible, but it is doing the activities of a human being. Human being talks, इंसान बात करते हैं, इंसान कपड़े पहनते हैं, पर रैबिट एक जानवर है और जानवर कभी कपड़े नहीं पहनते, जानवर कभी बोलते नहीं है, पर फिर भी वो जानवर इंसानों के जैसा काम कर रहा है, इंसानों के जैसे बिहेव कर रहा है. तो such words are known as personification. Okay, what is personification? When animals or birds and non-living things behave like human beings, माने जब जानवर और बर्ड्स, चिड़िया या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स किसके जैसे काम करते हैं, किसके जैसे बिहेव करते हैं, इंसानों के जैसे, ह्यूमन बींग्स के जैसे, देन इन किसी स्टोरी में या किसी पोएम में इट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. उसको कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे ऊपर आ जाइए. कम टू दिस पैराग्राफ. रीड द पोएम केयरफुली एंड नोटिस द फॉलोइंग. वो क्या कह रहे हैं? आपने पोएम पढ़ी थी, you all have read the poem. I had explained you the poem also. Now see here what he is saying. The poet calls the raven Mr. Raven. सही बात है ना? In this poem that poet कैसे एड्रेस कर रहा है poet raven को? Mr. Raven. Mr. Raven. Raven कौन है? कौवा है, क्रो है. क्रो को कभी मिस्टर कह सकते हैं? मिस्टर एंड मिसेस हम कहाँ लगाते हैं? ह्यूमन बींग्स में लगाते हैं. किसी भी एनिमल्स में थोड़ी मिस्टर एंड मिसेस आता है. बट देन टू यहाँ पे पोएट ने क्या किया? क्रो को कैसे एड्रेस किया है? मिस्टर रैवन, है ना? सामने रैवन कौन था? क्रो था. क्रो को उसने कैसे एड्रेस किया है सबके सामने? मिस्टर रैवन. तो इसलिए यहाँ पे क्रो भी क्या है? बिहेवियर किसके जैसे दे रहा है? इंसानों के जैसे, ह्यूमन बींग्स के जैसे. एंड द फॉक्स कॉल्स द रैवन सर रैवन. और यहाँ पे दूसरा लोमड़ी कौवे को कैसे बुला रहा है? सर रैवन. सर कैसे हो सकते हैं? वो सर रैवन कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते. सर मैडम भी हम ह्यूमन बींग्स को कहते हैं, ठीक है नहीं? हम एड्रेस ह्यूमन बींग्स को करते हैं सर या मैम. बट यहाँ पे फॉक्स ने, लोमड़ी ने कौवे को कैसे बोला है, कैसे कॉल किया है? सर रैवन. तो अगेन यहाँ पे जो क्रो है उसको वो बिहेवियर दे रहा है ह्यूमन बींग्स के जैसे, उसको एड्रेस हम ह्यूमन बींग्स के जैसे कर रहे हैं. इसीलिए ये यहाँ पर ये दिस इज पर्सोनिफिकेशन. ओके, इन द प्रीवियस लेसन देयर वाज अ रैबिट ड्रेस्ड लाइक ह्यूमन बींग्स. मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले जो लेसन था रैबिट वाली लेसन, उसमें आपने क्या देखा? दैट द रैबिट इज ड्रेस्ड लाइक ह्यूमन बींग. रैबिट ने कपड़े कैसे पहन रखे? इंसानों के जैसे. रैबिट कैसे इंसानों के जैसे कपड़े पहन सकता है? वो तो एक एनिमल है. पर उस लेसन में रैबिट ने कपड़े पहने थे ह्यूमन बींग्स के जैसे. He was even speaking in English. दूसरा हमने क्या देखा था कि उस लेसन में जो रैबिट है वो इंग्लिश में बात करता था. कभी ऐसा हो सकता है कि रैबिट इंग्लिश में बात करे, जानवर इंग्लिश में बात करे? पॉसिबल ही नहीं है.
पर यहाँ पे उस लेसन में रैबिट जो था, अपना जो रैबिट था उस लेसन के अंदर, वो रैबिट इंसानों के जैसे कपड़े पहनता था और दूसरा वो इंग्लिश में बात करता था. He used to dress up like human beings and also he used to speak in the language of English, in English language. In this poem too, the raven and the fox are talking to each other like people. और यहाँ इस poem में भी हमने क्या देखा, that the crow and the fox, they both are also talking with each other like people, like human beings. Now we know that animals do not dress like us, nor do they talk among themselves like we do. We also know the titles like Mr. and Sir are only used for human beings. We do not use these titles for animals. So when the poet is doing this, here is personification. अब वो क्या कह रहे हैं कि हमको अच्छे से पता है कि मिस्टर एंड सर, ये जो टाइटल्स है हम ह्यूमन बींग्स को देते हैं, ये कभी जानवरों को नहीं देते. और दूसरा क्या है, जानवर कभी इंसानों के जैसे ड्रेस नहीं करते और ये हमारे जैसे आपस में बात नहीं करते. पर जब पोएट ये लिख रहा है तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है. वहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन कर रहा है पोएट. So you all have understood, when animals or birds and non-living things behave like human beings in a story or poem, it is known as personification. Personification क्या होता है, जब कोई एनिमल या बर्ड या कोई भी नॉन लिविंग थिंग, बेजान वस्तुएं जब इंसानों के जैसे बिहेव करते हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी से दैट कि क्या होता है, दिस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. ये ज़्यादातर हम किसी स्टोरी में पढ़ते हैं और या फिर किसी पोएम में, ऐसा मेनली एक स्टोरी और पोएम में ही आते हैं. तो यहाँ पे अक्सर राइटर या पोएट क्या करता है, पर्सोनिफाई कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन दे रहा है वहाँ पे. ठीक है, पोएट और राइटर इज डूइंग अ पर्सोनिफिकेशन ओवर देयर. नाउ व्हाट इज रिटन, नाउ लुक एट दिस इमेज फ्रॉम द प्रीवियस लेसन. यहाँ पे ये प्रीवियस लेसन का रैबिट है. इन दिस पिक्चर द रैबिट इज ड्रेस्ड लाइक ह्यूमन बीइंग. He is wearing clothes and carrying a watch also. In the big picture of the previous lesson, you have made a list of stories, poems and movies which have examples of personification. यहाँ पर देखिए ये रैबिट जो है ड्रेस्ड अप है ह्यूमन बींग्स के जैसे, एंड ऑल्सो ही इज कैरिंग अ वॉच इन हिज हैंड. सो दिस इज शोइंग पर्सोनिफिकेशन ओवर हियर. नाउ आप आ जाइए आप लोग के लास्ट एक्सरसाइज में. व्हाट इज द एक्सरसाइज? Read the following sentences. Are the words in italics being personified? If yes, explain why. अभी हमने क्या समझा था? Now we understood what is personification. We understood now what is personification. जब animals, birds या non-living things, बेजान वस्तुएं कैसे काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स के जैसे बिहेव करते हैं, तब हम कहते हैं वहाँ पे उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. अब आपको उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सोनिफिकेशन. व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट पर्सोनिफिकेशन. वन एक्सरसाइज इज गिवन यहाँ पे. व्हाट हैव यू टू डू? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को रीड करो. आर द वर्ड्स इटैलिक्स बीइंग पर्सोनिफाइड. यहाँ जो इटैलिक्स में जो वर्ड्स हैं, स्टार, समर, रेडियो, लीव्स, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्सोनिफाइड कर रखा है इन सेंटेंस में. अगर ये पर्सोनिफिकेशन है तो क्यों है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. अर्जुन, फर्स्ट सेंटेंस इज अर्जुन cried when the dog began barking at him. What is the sentence? Arjun cried when the dog began barking at him. Here the italic word is dog. यहाँ पे dog को personified किया है क्या? No. What is dog doing? Dog began barking. कुत्ते तो भूखते ही हैं. डॉग्स बार्क ना, देयर इज नथिंग स्पेशल. उसने कुछ ह्यूमन बींग्स जैसा काम नहीं किया, उसने डॉग का ही काम किया है. डॉग्स बार्क एंड व्हाट इज हियर आल्सो दिस डॉग इज बार्किंग एट हिम. वे अर्जुन रोया जब वो डॉग ने उसके ऊपर भौंका, जब डॉग ने उसके ऊपर बार किया. तो यहाँ पे कुछ भी डॉग ने अलग सा कोई भी बिहेवियर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के जैसा कोई भी काम नहीं किया, उसने अपना ही काम किया. Dogs bark, and that only that dog has done over here. So what you will write? It's not personified, so you will just write no in that line.
ब्लैंक दिया है उस पर आप सिर्फ लिखिए नो, यू जस्ट राइट नो ओवर देयर। ओके, हैव यू रिटन नो? देन द सेकंड लाइन इज द स्टार स्माइल्ड इन द नाइट स्काई। रात के आसमान में स्टार स्माइल कर रहे थे। द स्टार स्माइल्ड इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में स्टार स्माइल कर रहे थे। तो क्या स्टार स्माइल करते हैं, तारे हंसते हैं? नो। कौन हंसता है? इंसान हंसता है। स्टार्स कभी हंसते नहीं, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो ये कहाँ पे होगा कि स्टार्स आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, और स्टार्स कभी स्माइल नहीं करते। स्माइल कौन करते हैं? हु स्माइल? ह्यूमन बीइंग स्माइल। सो हियर स्टार्स को पर्सोनिफाई किया गया है ना, इंसानों के जैसे बिहेवियर बताया गया है उसका। सो व्हाट यू विल राइट? यस, दिस इज पर्सोनिफाइड। स्टार्स को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। यस, एंड देन यू राइट यस, stars are non-living things. Stars are non-living things. What you will write? Stars are non-living things. It can't smile. It cannot smile. तारे हंसते नहीं हैं, ये बेजान वस्तुएं हैं। स्टार्स, व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर नॉन लिविंग थिंग, बेजान वस्तुएं हैं और ये कभी हंसते नहीं हैं। ठीक है। नाउ दिस थर्ड सेंटेंस इज शीला एंड हर बेस्ट फ्रेंड समर लव प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। यहाँ पे किसी को भी पर्सोनिफाई नहीं किया गया। शीला एंड हर बेस्ट फ्रेंड, समर कौन है? शीला का बेस्ट फ्रेंड है। एंड दे बोथ आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, वो झूले पे खेल रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, समर इज अ ह्यूमन बीइंग और ये भी ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पे कुछ भी अलग सा पर्सोनिफिकेशन तो हुआ ही नहीं है। समर इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो खेल सकता है ना। शीला एंड हर बेस्ट फ्रेंड, शीला और उसका बेस्ट फ्रेंड समर नाउ प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, उनको पसंद था झूलों में स्विंग करना। तो इटैलिक्स वर्ड में यहाँ पे आपको दिया है समर। Who is Samar? Samar is a human being and human beings can play. There is nothing special. तो यहाँ पे आप सीधे लिखोगे no, इसको पर्सोनिफिकेशन नहीं किया है, no. Okay, your answer is no. Now the D sentence. The old radio groaned as I turned on the knob. जैसे ही मैंने नॉब को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तभी रेडियो क्या करने लगा? ग्रोन। Radio groaned. The old radio groaned as I turned on the knob. अभी what is the meaning of groan? Groan का मतलब ये होता है जब हम किसी तरीके के दर्द में होते, पेन में होते हैं, तो क्या होता है? हम एक आवाज़ निकालते हैं, उस आवाज़ को कहते हैं ग्रोन। जिससे बहुत दर्द हो गया, कोई चोट लगी है या कुछ दर्द हो रहा है आपको बहुत जोरों की, या पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कैसी आवाज़ निकालते हो? तो वो जो आवाज़ होती है, जो दर्द से जो आवाज़ आपकी बाहर आ रही है, वो वैसे दर्द वाले आवाज़ को हम कहते हैं ग्रोन। ग्रोन कैन बी इन टू वेज। एक दर्द में भी आप जो आवाज़ निकालते हो उसको भी ग्रोन कहते हैं, और जब एक्सट्रीम खुशी में होते हो, जब आप बहुत हैप्पी उसमें रहते हैं, तब भी जो आवाज़ आप निकालते हो उसको भी हम ग्रोन कहते हैं। इट कैन बी बोथ द साउंड्स। जब हम दर्द में होते या डिस्पेयर में होते तब भी हम आवाज़ निकालते हैं, और जब हम बहुत एक्सट्रीम खुशी पे होते, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अब एक्सट्रीम हैप्पीनेस में होते हैं, तब भी हम एक आवाज़ निकालते हैं, उसको भी हम ग्रोन कहते हैं। तो वो तो ह्यूमन बीइंग्स करता है, ऐसी आवाज़ को ह्यूमन बीइंग्स निकालता है। अब इन्होंने क्या बोला है? रेडियो कैसे ग्रोन कर सकता है? उसको तो ना दर्द होगा, उसको ना खुशी होगी, ऐसी आवाज़ तो वो निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है, रेडियो को पर्सोनिफिकेशन में किया है। सो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर कि यस क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया है, और क्या लिखोगे आप? यस, रेडियो इज अ non-living thing. Radio is a non-living thing. Non-living thing.
It can't या it cannot groan. वो ऐसी आवाज नहीं निकाल सकते. What is groan? The sound which we make when we are in pain or in despair or in pleasure. दोनों ही कंडीशन में आवाज होती है. जब हम दर्द में होते हैं तब भी, जब हम प्लेजर में होते हैं, खुशी में होते हैं, तब भी जो साउंड निकलता है उसको हम ग्रोन कहते हैं. तो यस, रेडियो इज अ नॉन लिविंग थिंग. रेडियो कभी भी आवाज नहीं कर सकती है क्योंकि रेडियो इज अ नॉन लिविंग थिंग. इट कैन ग्रोन. ठीक है. नाउ द लास्ट सेंटेंस इज द लीव्स डांस्ड इन द विंड. क्या बोल रहे हैं? पत्ते डांस कर रहे थे हवा में. तो पत्ते कैसे डांस कर सकते हैं? डांस कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं. पत्ते तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो कहाँ से डांस करेंगे? यहाँ आगे पर्सोनिफिकेशन हुआ है. सो व्हाट यू विल राइट? यस, you will write yes because leaves can't dance like people. इंसानों के जैसे लीव्स कभी भी डांस नहीं कर सकते, वो नाच नहीं सकते हैं. यहाँ पे क्या बोला है? The leaves danced in the wind. हवा में पत्ते नाच रहे थे. तो पत्ते कैसे नाच सकते हैं? नाच कौन कर सकता है? ह्यूमन बींग्स नाच सकते हैं. और पत्ते क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग है, वो बेजान वस्तु है, वो कैसे नाच सकते हैं? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है, इसलिए हमने लिखा yes because leaves can't dance like people. पत्ते जो है वो नाच नहीं सकते इंसानों के जैसे. ओके. So have you all done this? सबने बुक्स में लिख लिए हैं? You all have noted down these answers in your book. I will be sending the PDF also of this exercise. You can match it with the PDF also. If by any because of any reason you all are not able to write this down in your book, no problem. You can see the PDF and after seeing the PDF you can write it down in your book. Okay? So with this exercise we have totally completed the poem The Raven and the Fox. All the exercises and word meanings, hard words, everything is complete. Now after completing your book and notebook, you have to take a picture of that work and send that picture to me on my mobile number. I want to see each and every child doing this work. Children, complete your notebook as well as your textbook and then you send this picture. Okay? Don't waste your time simply playing. You have to do this and after completing the work, start learning also. And in our next period, in my next class, I will be teaching you all a new topic. Okay? So till we meet next time, it's bye from your man. Take care and be happy. Bye.